नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री टू हिस्ट्री में। और आज हम एक ऐसी क्रांति की बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल एक देश, न केवल एक उपमहाद्वीप, बल्कि इस पूरे विश्व की सोचने के एक नज़रिए को ही बदल दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां भूखमरी है, जनता को खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं है, कर्ज में डूबी है वहाँ की जनता, पर वहाँ पे राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजशाही पूरी वहाँ शान और शौकत में है। और अगर मैं इसे ही दूसरे शब्दों में कहूँ, यही 1787 का फ्रांस था। और यही ऐसे कुछ कारण आगे चल के एक ऐसी क्रांति के रूप में बदल गई जो पूरे यूरोप की सबसे हिंसक क्रांतियों में गिनी गई। तो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, इसके परिचय को। तो फ्रांसीसी क्रांति एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे 1787 और 1799 के बीच पूरे फ्रांस को हिला के रख दिया। तो अब सबसे पहले आ जाती है हमारी इसकी टाइमलाइन। तो इसकी जो टाइमलाइन थी वो थी 1787 से लेके 1799 के बीच। और अक्सर ये पूछ भी लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति की समय रेखा क्या थी। तो हमारा उसका जवाब ये हो जाएगा। इसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं। यह 1789 में अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। यानी इस साल में पूरे फ्रांस में ये फैल चुकी थी। और फ्रांस के हर एक जगह से राजशाही के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही थी जब फ्रांस में पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। अब देखिए, पुरानी व्यवस्था से जो यहाँ पे जो मतलब निकाला गया है वो निकाला गया है राजशाही। राजशाही को यहाँ पे हटा दिया गया और एक गणतंत्र की यहाँ स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति अपने विचारों और अपने बात के परिणामों के लिए अत्यंत जटिल श्रृंखला है। क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति है वो जानी ही अपने बात के परिणामों के लिए जानी जाती है। इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी मानी जाती है। फ्रांस की क्रांति से ही जो बाकी देश थे उनमें एक लोकतंत्र की भावना जगी और उन्होंने भी फिर राजशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ें उठाने का निर्णय लिया। इसके विचारों और मूल्यों, जो उदार लोकतंत्र के विकास, राष्ट्रवाद के उदय और समाजवाद के उद्भव जैसे आधुनिक रुझानों से जुड़े थे। देखिए, जो इसके बाद के हमें परिणाम मिलते हैं वो मिलते हैं तीन। पहला आता है हमारा उदार लोकतंत्र का विकास। फिर दूसरा हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है राष्ट्रवाद का उदय। और तीसरा समाजवाद के उद्भव। तो इन्हीं आधुनिक रुझानों पे दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा एक संदेश गया था और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा था। अब इसको हम आगे शुरू करते हैं कि आखिरकार ये क्रांति शुरू कहाँ से हुई, क्या इसके रीज़न थे, कैसे ये चली। तो अब इसी को हम आगे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ सामान्य कारण थे जो 18वीं सदी के आखिरी में पश्चिम में हुई सभी क्रांतियों में आम थे। तो देखिए, जो वेस्टर्न कंट्री थी उनमें पहले से ही जब 19वीं सदी की तरफ विश्व बढ़ रहा था, 18वीं शताब्दी का अंत था, तो उसी समय उनके मन में एक राजशाही के खिलाफ उनका मन हटने से लगा और वो लोकतंत्र की तरफ पढ़ने लगे। और फ्रांस भी इन्हीं में से था और कुछ ऐसे ही जनरल रीज़न थे। बट इसके अलावा कुछ और मेजर रीज़न भी रहे जो इसे और हाईलाइट करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके रीज़न क्या थे जो जिससे क्रांति हुई। तो उसमें सबसे पहले आता है कि जैसे जैसे 18वीं सदी खत्म हो रही थी, अमेरिका क्रांति में फ्रांस की महंगी भागीदारी। तो अमेरिका में जो रिवोल्यूशन चल रहा था अगेंस्ट टू ब्रिटिशर, तो उसमें फ्रांस ने उन्हें भी अपना इन्वॉल्व करा था। और मैं बता दूं कि यहाँ पे फ्रांस ने अपनी दुश्मनी भी निकाली थी ब्रिटेन से, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था वो इतना स्टेबल नहीं था और अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब साथ ही राजा लुई 15 और उनके दरबारियों के बेहिसाब खर्च ने फ्रांस का दिवालिया होने के कंगाल पे ला दिया था। तो यहाँ पे जो थे वो राजा और उनके जो दरबारी थे, उनका बिना सोचे समझे बेफजूल के खर्चे और
यहाँ जैसे कि फ्रांस ने उस समय अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट करी थी जो न्यूयॉर्क में है। ऐसे ही कुछ और भी बिना सोचे समझे गए खर्चे थे जिसने फ्रांस को दिवालिया लाने के एक रास्ते पे चला दिया था। अब हम इससे पहले के भी कुछ एक रीज़न देखें तो उसका था वर्साइल के पैलेस का बनना। तो ये सबसे महंगा पैलेस है और आज भी यूरोप का सबसे बड़ा महलों में से एक माना जाता है, या फिर मैं कहूँ कि यही पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पैलेस है जो राजा जो राजा लुई फोर्टीन ने बनवाया था। अब किंग लुई फोर्टीन कौन थे? तो ये यूरोप के और फ्रांस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले पहले राजा थे और इन्हें सूरज का राजा कहा जाता था। अब देखे जाए कि इसमें आखिरकार क्यों इसको इतना महंगा वर्साइल के पैलेस को कहा जाता है, क्योंकि आज के हिसाब से लगाए जाएं तो ये 100 मिलियन से, और जो इसकी कीमत लगती है वो लगती है 300 अरब डॉलर। और उस समय के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 30 से 40 अरब डॉलर थी। मध्य युग से ही समानती व्यवस्था लगातार कमजोर होने लगी थी और यूरोप के कुछ हिस्सों में पूरी तरह समाप्ति भी हो गई थी। तो जब हाँ मिडिल एज था तभी से यूरोप में राजशाही बहुत कमज़ोर होने लगी थी और कुछ देशों में यह ख़त्म भी हो गई थी। जैसे ब्रिटेन में राजशाही थी पर उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी क्योंकि सारी पावर वो वहाँ की संसद को दे दी थी। ऐसे ही कुछ और भी देशों में हुआ था और यूरोप के बाकी देशों में भी जो राजशाही थी वो धीरे धीरे बहुत कम होने लगी थी। वरना पहले का विचार ये था कि राजा को भगवान का रूप माना जाता था और उसके फैसले को भगवान का ही फैसला माना जाता था। पर अब ये धारणा लोगों के बीच में यूरोप में बहुत कम होती जा रही थी और उनका मानना था कि अब देश को लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब इन्हीं में से यूरोप के कुछ हिस्सों में जो उन देशों में राजनीतिक सत्ता हासिल करने वाले की जो चाह रखते थे वो कुछ सामान्य भी थे, जैसे व्यापारी, निर्माता, पेशेवर। और उस समय उन्हें जो कहा जाता था वो बुजुर्ग कहा जाता था उस समय अक्सर। ये लोग अपना भी राजनीति में भागीदारी कर रहे थे। इसके अलावा कुछ किसान भी थे जिनमें से कई जमीनों के मालिक थे और कई जीवन में बेहतर स्तर तक अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनका भी अब राजनीति में अच्छा खासा रुचि हो रही थी। पर हर एक किसान अमीर नहीं था, हर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। कुछ कुलीन वर्ग के थे, कुछ गरीब किसान थे। तो ऐसे ही आगे चल के बहुत से कारण थे। अब थोड़ी और इस पे अगर हम नज़र डालें तो लगभग 1730 तीस से बेहतर जीवन स्तर के कारण व्यवसायिकों की मृत्यु दर में बहुत कमियां आ गई। अब जो 1730 का समय था यूरोप का, तो उसमें वयस्कों की बहुत मृत्यु दर में कमी आई क्योंकि उस समय जीवन वहाँ का थोड़ा अच्छा होने होने लगा था, या कहें कि अच्छा हो गया था। सदियों की आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, यानी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी। 1715 से 1800 के बीच ये जो समय था, यहाँ पे इस बीच में फ्रांस की जो हुई पॉपुलेशन वो दो गुनी हुई और 1789 में यह जो थी वो 26 मिलियन निवासियों में और हो गया। फ्रांस पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया। यानी जिस समय पे वो क्रांति चल रही थी उस समय पे ये इतनी बड़ी जनसंख्या होना और उस पर भी पूरे देश में भुखमरी जैसे हालात होना, दिवालिया होना, तो बहुत बड़े ऐसे रीज़न थे। और इतनी बड़ी जो वहाँ निवासियों की भीड़ थी उसे भी जो वहाँ के राजा, उस समय के राजा थे लुई 16, वो हैंडल नहीं कर पाए और अंततः उन्हें इसी कारण जेल भी हुई और लास्ट में उन्हें एक मृत्यु दंड भी दिया गया। तो ये इसी क्रांति का एक हिस्सा थे जिस जो इसके परिणामों में आते हैं। अब जैसे कि आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वही वर्साइल का पैलेस है जो राजा लुई 14 ने बनवाया था अपने शासनकाल में। और यही जो पैलेस है वो सबसे एलाइट पैलेस माना जाता है, सबसे महंगा पैलेस माना जाता है पूरे यूरोप का। खजाना खाली होने के कई सालों तक खराब फसल, सूखा, जानवरों की बीमारी और रोटी की बढ़ती कीमतों ने किसानों और शहरी गरीबों को अशांति फैला दी। अब ऐसे भी कुछ और
रीज़न थी, जैसे खजाना खाली होना। जैसे कि मैंने बताया कि इतने जो खर्चे हो रहे थे उससे फ्रांस की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी वो सॉरी, वो कम हो रही थी, उसमें डिस्क्रेज आ रहे थे। दूसरा, फसलें सूखी पड़ रही थी, कंगाल होने के कगार पे था, जानवर में बीमारियां फैल रही थी, और रोटी की कीमतें बढ़ रही थी, क्योंकि जब अच्छी खेती नहीं हुई होगी तो पुराना स्टॉक आएगा, और वो स्टॉक इतना महंगा हुआ कि उसमें जो नॉर्मल पर्सन या गरीब जो वर्ग था वो उन्हें खरीद नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में वो भूखा ही मरेगा। और इससे ही वहाँ पे जो शहरी गरीब थे और किसान जो थे उनमें एक राजा के प्रति एक घृणा सी फैलने लगी, अशांति फैलने लगी, सरकार के प्रति उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने का उन्हें मौका चाहिए था। कई लोगों ने ऐसी सरकारों के खिलाफ अपनी निराशा और गुस्सा जाहिर किया, और कई लोगों ने इसके खिलाफ कई बार अपना गुस्सा राजा को सामने भी रखा। पर उस समय पे जो फ्रांस के हालात थे, वो फ्रांस में तीन तीन वर्ग बांटे गए थे। पहला जो वर्ग था वो पूरा पादरियों से था, जो कैथोलिक चर्च के पादरी होते थे, ये राजा के डिसीजन में अपना बहुत ही मेन रोल करते थे। दूसरा जो इसमें वर्ग आता था उसमें आते थे अधिकारी, बड़े जमींदार, ऐसे लोग। और तीसरा जो वर्ग आता था उसमें आते थे गरीब और कुलीन। और एक आपको एक बात बताता हूँ कि जो सरकार उस समय टैक्स लेती थी फ्रांस की, वो इन ऊपर के पादरी और जो दूसरा वर्ग था उससे नहीं, बल्कि गरीब वर्ग से, जो वहाँ का कुलीन वर्ग था, जो वहाँ का जो गरीब किसानों का वर्ग था, उनसे वो टैक्स लेती थी। और ये इतने भारी मात्रा में थे कि एक आदमी कमाए क्या और खाए क्या, या तो वो सरकार को भरे या फिर वो अपना पेट भरे। तो ऐसे भी कुछ और रीज़न थे जो फ्रांस की क्रांति में अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा देखिए, जो 1786 की शरद ऋतु में लुई 16 ने कंट्रोल जनरल चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन की एक बैठक बुलाई। अब आ जाता है कि कंट्रोलर जनरल चार्ल्स अलेक्जेंडर कोलिन जो कौन थे, एक वित्तीय सुधार पैकेज का प्रस्ताव दिया। ये जो थे, ये उस समय का हम मान लें तो एक वित्तीय सलाहकार थे राजा के। तो राजा ने उन्हें ही एक प्रस्ताव दिया वित्तीय सुधार पैकेज का, जिसमें एक यूनिवर्सल भूमि टैक्स शामिल था, जिसे अब कुलीन वर्ग को छूट नहीं मिलेगी। यानी जो मैंने बताया कि कुलीन वर्ग सबसे गरीब वर्गों में से आता था, सबसे तीसरा वर्ग जो था वो यही था। तो उन्हें अब जो कर में से कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि कर लिया ही इन लोगों से जाता था। तो ऐसे भी कुछ राजा के डिसीजन थे जिन्होंने और इन लोगों के बीच में क्रांति फैला दी। और एक बात वो आती है कि इन्हीं लोगों से फिर क्रांति शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति अब हम देखते हैं कि आखिरकार हुई कब। सबसे मेनली हमारा आता है कि आखिरकार कब हुई थी ये क्रांति। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 से 1794 तक चली। राजा लुई 16वें को अधिक धन की आवश्यकता थी, लेकिन जब उन्होंने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई तो वे अधिकार बढ़ा नहीं पाए या अधिक कर नहीं पाए। तो मैं बता दूं कि राजा टैक्स खुद से नहीं बढ़ा सकता था, तो उसे स्टेट जनरल की डिसीजन चाहिए था, और वही टैक्स बढ़ाती या घटाती थी। और जब राजा ने इस बार वो बैठक बुलाई तो उस कमेटी ने इसे बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं दिया, और जो राजा था वो बाकी टैक्स बढ़ाया। यह फ्रांस की स्थिति के खिलाफ एक विरोध बन गया। अब देखिए, जब टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जनता विरोध भी करेगी। और सपोज कीजिए आपके देश में सरकार बेवजह कर लगाए जाए और कमाई का कोई संसाधन ना हो, तो ऐसे में जनता उसके प्रति विरोध करेगी और अपनी आवाज़ उठाएगी। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बस्टिल के किले पे धावा बोल दिया। अब 14 जुलाई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि इस दिन एक जेल थी पेरिस में, बस्टिल फोर्ट या बस्टिल का किला। तो क्रांतिकारियों ने उसे पूरे किले को विध्वंस कर दिया, और जिसमें वहाँ के जेलर भी मारे गए। जो वहाँ 6 से 7 कैदी थे वो भी छुड़ा लिए गए। के कारण भोजन की कमी के कारण भूखे अपने रहने की स्थिति से असंतुष्ट और अपने राजा और सरकार से चिढ़े हुए थे, क्योंकि केवल 4 या 5 ही उस जेल में कैदी थे बस्टिल में, और उन्हें भी छुड़ा लिया गया। वहाँ से हथियार लूट लिए गए।
अक्टूबर 1789 में राजा लुइस और उनके परिवार को वर्सेल शाही महल से पेरिस स्थानांतरण कर दिया गया। यानी जैसे कि जब ये क्रांति बढ़ी, हिंसा बढ़ी, तो जो राजा और उनकी फैमिली थी उन्हें वर्साइल से जो हटाकर फिर पेरिस उन्हें भेज दिया गया। जैसे अगर हम इसका आज के टाइम पे उदाहरण लें तो बांग्लादेश में जब अभी प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पे शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आई थी। और उसी प्रकार जब नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा थे वो भी नेपाल छोड़ के दूसरे देश में चले गए थे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी यहाँ सेम ही था कि राजा अपनी जान बचाने के लिए खुद और अपनी फैमिली के साथ वर्साइल का किला छोड़ के पेरिस चले गए थे। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और नए सरकार एक रूप से सहमत लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। पर उन्हें वो जो थे वो पेरिस पहुंच नहीं पाए और बीच में ही क्रांतिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और जो वहाँ पे लोकतांत्रिक या गण राज्य सरकार थी उसके लिए उन्हें सहमति मजबूरी में देनी पड़ी। अक्टूबर 1791 से सितंबर 1792 तक राजा एक स्थान पर विधानसभा ने शासन किया और फिर राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। फ्रांसीसी गणराज्य की घोषणा की गई और राजा को जल्द ही कैद कर लिया गया। अब एक वो आ जाता है कि 1791 और 1792 इस इस एक साल तक राजा ने शासन तो करा पर उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। उसकी जगह जो पावर थी वो थी सारी विधानसभा के हाथ में, यानी एक असेंबली के हाथ में जिसमें इलेक्टेड लोग थे और उन्होंने फिर शासन करा। जैसे हम देखें तो जापान में भी राजा के पास शक्ति नहीं है और वहाँ पे सारी शक्ति किसके पास है, एक संसद के पास है और उस संसद का प्रतिनिधि होता है प्रधानमंत्री। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे भी राजा के पास कोई शक्ति नहीं है, वहाँ पर भी संसद के पास शक्ति है और उसका प्रतिनिधि भी वो प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही सेम यहाँ हुआ और बाद फिर इसे नेशनल असेंबली इसका नाम दे दिया गया और फ्रांस एक गणराज्य देश बन गया। और जो राजा थे लुइस 16 उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। समय के साथ यह और भी उग्र और हिंसक हो गया। अब अब इसमें अगर हम आगे देखें तो फ्रांस की क्रांति जो थी हमें पता है 1789 में बेस्टिल के हमले से स्टार्ट हुई थी और इसके बाद में नेशनल असेंबली की स्थापना हुई। रॉबर्टस्पियर के नेतृत्व में आतंक का शासन आया। अब ये रॉबर्टस्पियर के में समय में जो आतंक का शासन था ये ऐसा था कि हर दूसरे आदमी को ग्लोटीन पे चढ़ा दिया जाता था, यानी मौत के घाट उतार दिया जाता था, उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। जिनमें से जो रानी थी लुई 16 की पत्नी वो भी शामिल थी और इसके अलावा कुछ और भी शामिल थे। तो इसलिए यहाँ ये आतंक का शासन भी कहा जाता है। और कुछ आंकड़ों की माने तो इसी शासन काल में फ्रांस में ईसाई धर्म को समाप्त करने के लिए भी रॉबर्टस्पियर ने बहुत कोशिश करी थी। हालांकि बाद में उन्हें भी ग्लोटीन पे चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया गया। कई उथल पुथल और संघर्ष हुए क्योंकि फ्रांस ने अपने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करी। अब हम बात कर ले कि बस्टिल का पतन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 14 जुलाई को बस्टिल का किला विध्वंस किया गया था। तो इसकी तारीख थी 14 जुलाई 1789 और इसमें जो फ्रांस का ये जेल थी एक तरह से इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया या फिर कहें कि इसे ध्वंस कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति की पहली खुली हिंसक घटना भी यही थी। एक भीड़ ने बस्तिल के किले पे हमला बोल दिया, उसने कैदियों को आज़ाद कराया और वहां रखे हथियार भी जब्त कर लिए। बस्तिल के गिरने से पेरिस की भीड़ एक तरफा राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी, एक ऐसी शक्ति जो न केवल क्रांति के लिए जरूरी थी बल्कि इसके खत्म होने के बाद सदियों तक फ्रांस की राजनीतिक जीवन को भी परिभाषित किया। अब एक वो भी आ जाता है कि फ्रांस का जो डे है, जैसे फ्रांसीसी डे या फ्रांस का रिपब्लिक डे भी माना जाता है, वो इसी दिन को माना जाता है और आज भी वहाँ पे इसे बेस्टिल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बस्तिल जो है वो एक संघर्ष था।
एक संघर्ष के प्रति लोगों का जो संघर्ष था, तो वहीं पे राजशाही के प्रति अपनी जीत मानी जाती है लोकतंत्र की। तो इसीलिए तो जो वहाँ की सरकार थी उसने इस तारीख को अपना डे के रूप में एक इंडिपेंडेंट डे ऐसा बनाया जिस दिन नेशनल लेवल पे इसे सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं कि महान भय और बेस्टिल। 12 जून को राजधानी में भय और हिंसा का माहौल था, क्योंकि वर्सेल में राष्ट्रीय असेंबली की बैठक जारी थी। हाल ही में शाही सत्ता के पतन से प्रसन्न होने के बावजूद पेरिस वासी तब चिंतित हो गए जब असैन्य सेना तख्तापलट की अफवाह फैली। अब जो आर्मी का जो यहाँ पे रोल रहा है वो एक तरह से एक अफवाह थी। 14 जुलाई को दंगाइयों ने बारूद और हथियार हासिल करने के लिए प्रयास में बस्टिल किले पर हमला बोला। कई लोग इस घटना को, जिसे अब फ्रांस की राष्ट्रीय अवकाश के रूप में, जैसे देखिए मैंने अभी बताया था कि इसे फ्रांस के नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। महान भय कृषि विद्रोह ने भूमि से कुलीन वर्ग के पलायन को तेज कर दिया, जिसे राष्ट्रीय संविधान सभा को 4 अगस्त 1789 को संवादवाद को समाप्त करने की प्रेरणा मिली, तथा इतिहासकार जॉर्जेस लेफ्रेबे के अनुसार पुरानी प्रणाली के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यानी आगे चल के नेशनल असेंबली ने जो पुरानी व्यवस्था की कि सिर्फ कुलीन वर्ग ही टैक्स देगा, बाकी पादरी वर्ग कोई टैक्स नहीं देगा और जमींदार या अफसर वर्ग कोई टैक्स नहीं देगा, तो उसे समाप्त करना पड़ा। और जो पुरानी व्यवस्था यानी राजशाही थी, फिर उसे भी समाप्त किया जाने लगा। अब तीसरे वर्ग का आरोहण देखिए, इसमें इस क्रांति में जो तीसरा वर्ग है वो एक इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। 1614 के बाद फ्रांस की आबादी में नाटकीय बदलाव आया। भले ही अब 98% लोग तीसरे वर्ग और गैर कुलीन सदस्य का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन वे अभी अन्य दो निकाय वोटों से पराजित हो सकते थे। 5 मई के सम्मेलन से पहले तृतीय असिस्टेंट ने सम्मान प्रतिनिधि और नोबल वीटो को हटाने के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में, स्थिति के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने के लिए एक जोर डाला गया, या फिर एक समर्थन की मांग करी गई कि हर एक पर्सन को वोट डालने का अधिकार मिले। जबकि सभी वर्ग राजकोषीय और न्यायिक सुधार तथा अधिक प्रतिनिधि शासन प्रणाली की इच्छा रखते थे। विशेष रूप से कुलीन वर्ग पारंपरिक प्रणाली के तहत अपनी विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लुई 16 का शासन हमेशा फ्रांस की क्रांति के शुरू होने और वर्साई के शाही दौर खत्म होने के साथ जुड़ा रहा है। 1774 में गद्दी पे बैठने के बाद लुई 16 को एक ऐसा राज्य मिला जो गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ था। यानी जो लुई 16 को एक ऐसा देश मिला जो कंगालिया था। 1789 में गंभीर वित्तीय संकट का सामना करते हुए राजा ने महल में स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई। उस साल बाद लोगों के दबाव के आगे झुकते हुए लुई 16 और मैरी एंटोन वर्साई छोड़ के, अब ये देखिए मैरी एंटोन रानी थी फ्रांस की और लुई 16 राजा, उन्हें पेरिस चले चले गए। पर उन्हें, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, कि उन्हें बीच में पकड़ लिया गया और राजा को 1793 में गिलोटीन से मौत हो गई। यानी उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया और यहाँ पर फिर राजशाही खत्म मानी गई। अब देखिए ये थे उस समय के राजा जिन्हें लुई 16 कहा जाता है। अब कोर्ट में शपथ पत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है और यहीं से ही जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी उसकी स्टार्टिंग हुई। जब स्टेट जनरल वर्साई में एकत्रित हुए तो मतदान पद्धति पर गहन चर्चा तीनों ऑर्डरों के बीच दुश्मनों में बदलने लगी, जिससे बैठक के प्रारंभिक उद्देश्य और इसे बुलाने वाले व्यक्ति का अधिकार धुलीन हो गया। 17 जून को तृतीय स्टेट ने अकेले बैठक की और औपचारिक रूप से राष्ट्रीय सभा का पद स्वीकृत किया। 3 दिन बाद वे वापस एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले और टेनिस कोर्ट में शपथ ली तथा वादा किया कि वे संवैधानिक परिवर्तन पूरा होने के बाद ही अलग
होंगे। एक समाप्त सप्ताह के भीतर भी पादरी वर्ग के अधिकांश प्रतिनिधि और 47 उदार कुलीन लोग उनके साथ शामिल हो गए। तो इनमें देखिए कि कुछ इनमें पादरी और कुछ इनमें कुलीन, उदार कुलीन लोग भी जो थे वो शामिल हो गए इसमें, जो पुरानी व्यवस्था का विरोध करते थे। और 27 जून को लुईस वोल्वे ने अनिच्छापूर्वक तीनों संप्रदायों की नई सांसद शामिल करी। अब देखिए यही वो इमेज है टेनिस कोर्ट की। और यहीं पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो तीसरा वर्ग है वो अब एक शपथ के रूप में अपनी आज़ादी की यहाँ से मांग कर रहा है। 10 अगस्त 1792 को 10 अगस्त 1792 को चरमपंथी जैकोबिन के नेतृत्व में क्रांतिकारी के गिरोह ने पेरिस के में राजघराने पर हमला किया और सम्राट को कैद कर लिया। लुई 16, जिसने राजनीतिक स्थिति चरम पर पहुंच गई, विधानसभा की जगह राष्ट्रीय सम्मेलन ले ली, यानी विधानसभा की जगह नेशनल असेंबली हुई, जिसने राजशाही को खत्म कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी जो राजशाही थी अब वो फ्रांस गणराज्य में बदल गई। 21 जनवरी 1793 को इसने राजा लुईस वोल्वे और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को फांसी दे दी गई, जिन्हें उच्च राजद्रोह और राज्य के विरुद्ध माना गया। अब देखिए यहाँ पे ये राजा लुई 16 है और ये उन्हें गिलोटिन पे मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड थैंक यू। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।